गुड इवनिंग गाइस। शुरू करते हैं आज के अपने राजस्थान एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस को लेकर। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन राजस्थान एग्जाम गाइड एनालिसिस के साथ जो अपना 1857 का विद्रोह है उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपना जो 1857 का आपका टॉपिक है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है? कौन सा बांध है जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो बताइए। इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है। तो दोस्तों, हाल ही में जो अपनी सरकार है, कैबिनेट मंत्रालय है, उसने उत्तराखंड के जो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक बांध है, जमरानी बांध, जो कि गोला नदी पर बनाया जाएगा अपने उत्तराखंड के नैनीताल में। ये देखो, ये नदी है गोला नदी, यहाँ पर यह परियोजना बनाई जाएगी। इसको अपनी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दोस्तों, इस परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि योग्य क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। साथ में ही जो अपना इस बांध के जरिए लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा और यहाँ से बिजली भी बनाई जाएगी। अर्थात यह एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है जहाँ पर सिंचाई भी होगी, पेयजल भी प्रोवाइड होगा, साथ में जो जल विद्युत उत्पादन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा यहाँ से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम की वैश्विक भागीदारी और आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? दोस्तों, हाल ही में जो भारतीय फुटबॉल है अपनी, उसकी वैश्विक भागीदारी का जो एयरलाइन है वो टैग दिया गया है अपने इंडिगो को। जो इंडिगो एयरलाइन है उसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, अपना जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मेला है, इंटरनेशनल नीट मेला है, उसका आयोजन तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया गया। कौन सा किया गया? ध्यान रखना, ये 50वां है। इसके बारे में देखिए तो अपना 50वां है अंतर्राष्ट्रीय नीट मेला है, ये 12 से 14 अक्टूबर के बीच में तिरुवनंतपुरम में तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ये किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों, इस मेले की थीम थी सक्रिय और स्पोर्ट्स वियर, पर्यावरणीय सामाजिक प्रशासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलीकरण। इस मेले में यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जो देश विदेश के खरीदारों को बुलाया गया है और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया ताकि इस मेले में बढ़ा चढ़ा के लोगों को पार्टिसिपेट मिल सके और भारत की विश्व में एक अच्छी छवि भारत रिप्रेजेंट कर सके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का आवरण किया है? तो ध्यान रखना, जूही जो शुभंकर है वो किसके लिए है? एशियाई महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए, जो भी हो चुके हैं ये गेम अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो ये जो शुभंकर जारी किया है वो अपने झारखंड के सीएम ने किया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, तो झारखंड के अपने जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने ही इस शुभंकर का अनावरण किया। दोस्तों, ये शुभंकर जूही है वो झारखंड की समृद्ध विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और जो झारखंड में स्थित है एक बेतला नेशनल पार्क, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, उसका एक प्रतिष्ठित हाथी है, उसी से ये प्रेरित है। तो आप शुरू देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ लोकेटेड है? तो अगर आप इसे जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड है, वह अपने पाली में स्थित है, जिसकी स्थापना 12 अगस्त 1939 में की गई थी। कब की गई थी? 12 अगस्त 1939 में पाली में की गई थी। ये जो उम्मेद मिल्स लिमिटेड है वो बांगरू समूह का एक हिस्सा है। यह जो मिल्स है वो अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो मुंबई कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो निजी क्षेत्र की खोली गई थी वह है द कृष्णा मिल्स थी, जिसे 1889 में दामोदर दास राठी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी अपने अजमेर के ब्यावर में। ठीक है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। क्या नाम है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। 1889 में ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। ब्यावर आजकल एक नया जिला बन गया है।
किसने की थी? दामोदर दास राठी ने और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, 2 लोगों ने मिलकर इस मिल की स्थापना की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिली है? तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख है वो अपने मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ पर 10 की अपन को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। दोस्तों मंदसौर अभिलेख के बारे में बात किया जाए, जो ये शिलालेख है उसके बारे में बात किया जाए, तो ये जो अपना गुप्त शासक था यशोधवर्मन विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के मंदसौर में। दोस्तों ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा में लिखित एक शिलालेख है जिसे गुप्त लिपि में लिखा गया है। पूछ लिया जाता है मंदसौर अभिलेख कौन सी भाषा में लिखित है और उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? ये संस्कृत भाषा में लिखित है और इसमें गुप्त लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसका लेखन काल है वो 332 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह अभिलेख है वो 2 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट ऊंचा है और 2.5 इंच जो मोटा पत्थर है उस पर अंकित किया गया है। दोस्तों यह अभिलेख है उस पर ओम का चित्र बना हुआ है, वहीं से ये आरंभ होता है और इसके पश्चात यहाँ पर शिव का मंगलचारण किया गया है। ध्यान रखना, इसके जो ये जो लिपि है, जो ये अभिलेख है उसके उसके अंतिम पंक्तियों में जो इसके लिपिकार है उसका नाम भी अंकित है। साथ ही इसमें विभिन्न छंदों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निवासित किया गया? तो दोस्तों आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति अपने हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। उस समय अपने दिल्ली का जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ, जब विद्रोह समाप्त हुआ, तो बहादुर शाह जफर को अपने रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब अपन विस्तार से देख लेते हैं 1857 के बारे में, विद्रोह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह है वह भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया था, जो कि एक असफल विद्रोह था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि 1857 का विद्रोह क्या सफल विद्रोह था? नहीं, यह एक असफल विद्रोह था। जो ब्रिटिश राज की जो संप्रभु शक्ति थी उसके खिलाफ यह स्टार्ट किया गया था। दोस्तों यह विद्रोह है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू किया गया था। अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें शामिल जो सैनिक थे उनके द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था, लेकिन बाद में बढ़ चढ़कर जनता ने भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों 1857 के विद्रोह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जो सिपाही विद्रोह है वो ब्रिटिश इतिहासकारों ने नाम दिया था 1857 के विद्रोह को। इसके अलावा इसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है और इसे महान विद्रोह कहा था भारतीय इतिहासकारों ने। इसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। और जो ध्यान रखना, अपने जो विनायक दामोदर सावरकर थे अर्थात वीडी सावरकर थे, उन्होंने इस विद्रोह को भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध का, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया? तो ये नाम है भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। आगे देखते हैं इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, उनके बारे में जाना जाए तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक कारण। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसमें, जो सबसे मुख्य कारण है वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, अर्थात अंग्रेजों ने जो व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था और जो अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, भारतीय क्षेत्रों को अपने अंडर में ले रहे थे, ये एक महत्वपूर्ण कारण था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को उनके पद से हटाया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा होने लगा। दोस्तों डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बालाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को जो व्यापकता का सिद्धांत है उसके थ्रू अपने अंडर ले लिया था। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डलहौजी ने कौन कौन से क्षेत्र को व्यापकता के सिद्धांत अपने कब्जे में कर लिया था और कब किया था, सबसे लास्ट में किसे किया था? तो ध्यान रखना, सतारा को किया था 1948 में, जैतपुर और संबलपुर को 1839 में, बालाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1952 में और झांसी को 1953 में।
तथा नागपुर को 1954 में, सॉरी 1854 में डलहौजी ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो सबसे लास्ट में लिया था नागपुर को और सबसे पहले लिया था सतारा को। दोस्तों व्यापगत का सिद्धांत क्या है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये क्या हुआ था कि 1840 के दशक में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार, इसे एक ब्रिटिश टेक्निक थी जो भारतीय शासकों को अपने अंडर ला रही थी, उन पर कब्जा जमा रही थी, तो डलहौजी ने इसे शुरू किया था। दोस्तों इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेजों द्वारा किसी भी भारतीय शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। अर्थात अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है, वो निसंतान है और किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो उसको अंग्रेज उसके पद की जो पगड़ी वगैरह देते हैं वो नहीं मानते थे। और वो जो उनके जब पुत्र नहीं होता था तो वो जो उसका राज्य क्षेत्र है वो अंग्रेज अपने अंडर कर लेते थे। तो ये एक व्यापगत का सिद्धांत था, इसे ही कहा गया। दोस्तों इन समस्याओं में ब्राह्मणों में असंतोष बढ़ा। इसमें कई लोगों की राजस्व प्राप्ति के अधिकार दूर हो गए तथा अपने जो लाभ के पद थे वो खो चुके थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं 1857 की क्रांति में। क्या था कि भारत में तेजी से जो पश्चिमी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी वो फैल रही थी और बड़ी आबादी, इससे भारतीय जो बड़ी आबादी थी वो चिंतित हो रही थी। साथ ही जो अपने भारत में प्रचलित प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और जो पुनर्विवाह पर जो वेद बना रही थी सरकार, जो ये सामाजिक स्ट्रक्चर था, संरचना थी, उसे भारतीयों को मतलब घुटन से होने लगी थी क्योंकि अंग्रेज इनको समाप्त कर रहे थे और जो भारतीय सभ्यता थी उसको ये महत्वपूर्ण मानते थे भारतीय लोग। और साथ में ही जो ये प्रथाएं थी वो हिंदी मुस्लिम दोनों में चली आ रही थी। तो जब ये रूढ़िवादिता अंग्रेजों ने खत्म की तो हिंदू अपनी जो भारतीय जनता थी उसको लगने लगा कि अंग्रेज अपनी सामाजिक जो संस्कृतियां हैं उसमें अ, दखल दे रही हैं। तो इसी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि 1857 का विद्रोह हुआ। इसके अलावा आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण रखते हैं 1857 की क्रांति में। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमींदारों पर भूमि पर भारी भरकम लगान और टैक्स वसूल किया जाता था। किसानों पर ये जो बोझ था वो पीढ़ियों से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा था, जो कि 1857 क्रांति का एक कारण माना जा सकता है। दोस्तों जो अपनी इस समय जो बड़ी संख्या में जो सिपाही थे वो खुद भी किसान थे और वे अपने परिवार तथा गांवों को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों की शिकायतें उन्हें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो क्या होता था कि जो भारत में जो कच्चा माल था वो ब्रिटिश आने लगा था और वहां से जो बने हुए माल थे, जो नवनिर्मित जो वस्तुएं हैं वो भारत में आने लगी थी। इससे क्या था कि जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, वो ठप होने लगा था और भारतीय लोगों का रोजगार है वो छिनने लगा था। तो इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। मशीनों से जो वस्तुएं बन रही थी और भारतीय लोगों में महत्वपूर्ण एक असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा जो सैन्य कारण भी महत्वपूर्ण थे 1857 की क्रांति के। दोस्तों जो ब्रिटिश सेना थी उसमें जो भारतीय सिपाही थे वो लगभग 87% थे, अतः 87% ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही थे जिनके साथ ब्रिटिश सैनिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। साथ ही एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन भी दिया जाता था और उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। और एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि 1856 में जो 1857 क्रांति के समय जो अपने लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, उन्होंने एक नया कानून लेके आई, सेवा भर्ती अधिनियम 1956। इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश कंपनी में शामिल जो कोई भी सेना है, सैनिक नौकर है, उसको समुद्र को पार करके बाहर जाकर लड़ना पड़ेगा। और भारतीय कल्चर में ये मान्यता थी कि जो भी समुद्र में को पार करता है वो अधर्मी हो जाता है। इसलिए जो भारतीयों की जो धार्मिक भावना थी सैनिकों की, उनको आहत पहुंची और ये विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बनी। इसके तत्कालिक कारणों के बारे में बात की जाए तो 1857 में जो चर्बी वाले कारतूस है वो इसकी तत्कालिक घटना मानी जाती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, वो थे चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों एक गन थी एनफील्ड राइफल,
जिसमें कारतूस में गाय का और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था कि इसको प्रयोग करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इसकी वजह से जब इसमें हिंदू और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा, तो हिंदू और जो मुस्लिम दोनों सिपाही थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई, और ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। दोस्तों, इस स्लाइड में अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति कहाँ हुई और वहां का नेता कौन था और उस समय वहां का वाइसराय कौन था। ये पूछ लिया जाता है, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में जो भारतीय नेता थे उस समय वो बहादुर शाह सेकंड थे, और जो दिल्ली में उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था वो जॉन निकोलसन था। वहीं लखनऊ में जो 1857 में जो नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का लखनऊ में, वो बेगम हजरत महल ने किया था, और इस विद्रोह को दबाया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहेब थे, और ब्रिटिश अधिकारी सर कोलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। और झांसी ग्वालियर में अपनी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, जिसको जनरल हयुम ने दबा दिया। साथ ही बिहार में कुंवर सिंह थे, जिसे ब्रिटिश अधिकारी विलियम टेलर ने दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खान थे, जिसे सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। और इलाहाबाद तथा बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। इलाहाबाद के जो 1857 का विद्रोह था, इसे ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ऑनसेल ने दबा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। आखिरकार जो 1857 का विद्रोह है वो असफल क्यों रहा? इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है सीमित प्रभाव। दोस्तों, क्या हुआ था कि जो 1857 का विद्रोह था वो पूरे भारत में नहीं फैल पाया। जैसे बड़ी बड़ी रियासतें थी अपनी, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना आदि क्षेत्र इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। साथ ही जो अपना दक्षिणी प्रांत है, जो दक्षिणी भारत है, उसके राज्य भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट से करने से दूर रहे। दोस्तों, एक कारण माना जाता है इस विद्रोह का जो प्रभावी नेतृत्व का अभाव था, अर्थात इस विद्रोह में कोई भी एक अच्छा नेता उभर कर नहीं आया। हालांकि इसमें तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन इनके बीच में एक समन्वय का अभाव था। सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। इस कारण ये एक असफलता का प्रमुख कारण माना जा सकता है। साथ ही सीमित संसाधन थे भारतीयों के पास, अर्थात भारतीयों के पास जो हथियार थे, धन थे आदि की कमी थी। इसमें डाक, तेल, रेल, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आदि था वो अंग्रेजों के अधीन था, जिस कारण अंग्रेज है वो संचार के माध्यम से विद्रोह को दबाने में सफल रहे। साथ ही जो मध्यम वर्ग था उस उन्होंने इस आंदोलन में कम पार्टिसिपेट किया, अर्थात उन्होंने भागीदारी नहीं दी। वे कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, अंग्रेजों से शिक्षा ले रहे थे। बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। अर्थात विद्रोह में साथ ना देकर जो जमींदार, व्यापारी थे और जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये प्रमुख असफलता के कारण रहे। अब देख लेते हैं इस विद्रोह के परिणाम क्या निकल के आए। दोस्तों, 1857 का क्रांति का जब विद्रोह समाप्त हुआ, तो भारत में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया, और जो ब्रिटिश संसद थी उसके अधीन भारतीय प्रशासन आ गया, और भारत का वायसराय घोषित किया गया लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, जो पहले कंपनी का शासन चलता था अपने, वो अब ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया भारतीय प्रशासन। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का वादा किया अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को यह वादा किया कि जो भारतीय धर्म, संस्कृति और जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उनमें अंग्रेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और अब देख लेते हैं अपन, इसके अलावा इसमें प्रशासनिक परिवर्तन भी हुए। जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को अब वाइसराय का पद दे दिया गया, और अपने पहले वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। साथ ही जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था उसे समाप्त करके, और जो रियासत थी उनको दत्तक पुत्र को सौंपने का अधिकार शासकों को दे दिया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। जो सेना थी उसमें जो भारतीय सिपाही थे उनका अनुपात कम किया गया, और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही जो शस्त्रागार थे, अर्थात जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, वो भारतीयों से दूर रखे गए, और वो ब्रिटिश सेना के अंडर रखे गए, अर्थात जो यूरोपियन लोग थे उनके हाथों में दे दिए गए। साथ ही बंगाल की सेना में एक
प्रभुत्व को समाप्त करने की योजना बनाएगी। अब देख लेते हैं 1857 के समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी 1857 की क्रांति पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर की। इन्होंने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन सी लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर ने 1857 पर पुस्तक लिखी थी। पूरनचंद जोशी ने लिखी थी रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। जॉर्ज बुश मसलेन ने लिखी थी द इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857। क्रिस्टोफर हर्बर्ट ने लिखी थी ग्रेट म्यूटिनी। इकबाल हुसैन ने लिखी थी रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। और अपने जो मोहम्मद खान सादिक खान ने लिखी थी एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अपना 1857 का क्रांति का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस शासक के राजा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो दोस्तों जो नाग वंश के शासन थे उन्होंने कुषाण थे उनका अंत करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगेन थैंक यू।